सबसे पहले तो सर ये बताइए कि कितने लोग अभी तक बयान हल्फी जमा करा पाए हैं 41 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी का? 38 तो जमा हो गए। 3 लोग बाहर थे मुल्क के, 2 दुबई में हैं और 1 सऊदी अरेबिया में है। उनके जो बयान हल्फी हैं वो ट्रांसमिट हो चुके हैं। तो आपका काउंट पूरा है 41? बिल्कुल जी, पूरा है। तो ये है कमिटमेंट। जैसे मौजम जतोई को उठाया गया है, उससे पहले वो जमा करा चुके हैं? जी, उससे पहले जमा करा चुके हैं सब लोग। मैं कंप्लीटली, क्योंकि मैं भी बैठा रहा हूँ 3 दिन वहीं रहा हूँ, एक एक करके बयान हल्फी आ रहा था। लोग खुद आ रहे थे, कुछ भिजवा रहे थे, सारा कुछ था, कंप्लीट हो गया बिल्कुल। तो इसमें एक भी बंदा मिसिंग नहीं है? नहीं जी, इस वक्त सिर्फ एक का था हमें, जो कि प्रोसेस में था। मुझे आज पता चला कि उसका भी बयान हल्फी जमा हो गया। 40 तो मैंने पर्सनली कंफर्म किए थे। ठीक, बस 37 + 3 सही है। और अच्छा, ये आपके ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हुए ये काउंट जो है वो 80 का बनता है? जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए उसमें से 39 जो है वो लोग थे जिन्होंने पार्टी डिक्लेरेशन पहले ही दे दिया था। 41 को अब मौका दिया गया है। ये 80 ये बनते हैं, लेकिन आपके 8 के करीब लोग ऐसे हैं, एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी थी, जिसमें गौर साहब भी थे, उमर अयूब साहब भी थे। इनका क्या स्टेटस है? ये आज़ाद हैं और PTI के मेंबर हैं। अब ये फैसला करेंगे अपने कि इन्होंने आज़ाद ही रहना। ये PTI के, उनमें आपको पता है चीफ मिनिस्टर भी हैं KP के, उन्होंने भी अपनी आज़ाद हैसियत। सो उनकी कमिटमेंट, उनकी लॉयल्टी के ऊपर कोई शक नहीं है। वो तो नहीं है, लेकिन एक टेक्टिकल मूव है कि जी वो मौजूद रहें इंडिपेंडेंस के तौर के ऊपर। इसके अलावा जो जी 8, बिल्कुल आपने सही कहा, वो 8। आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो फैसले की, उसमें इन लोगों को ये मौका नहीं मिल रहा कि वो ये भी चाहें तो PTI में जा सकते हैं? ये मौका एक्सरसाइज नहीं कर रहे। वैसे आपके ख्याल में हो सकता है? कॉन्शियस फैसला है उनका कि वो रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट। इसमें से 2 लोग जो हैं वो SIC, फैसल जो अली अमीन गंडापुर साहब के जो भाई हैं फैसल, वो और साहिबजादा हामिद रजा साहब, ये SIC में रहेंगे। 2 ये हैं, 6 उस तरफ हैं दूसरी तरफ जो कि अपना इंडिपेंडेंस। वैसे इनमें चले कुछ की तो समझ आती है ना कि उन्होंने पार्टी का एक ओहदा रखना था, इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस लिस्ट में जो जिसमें जैसे हम देखते हैं कि ज़हूर कुरैश साहब हैं, औरंगज़ेब खान खिच्ची साहब हैं, मुबारक ज़ेब हैं, ये और इसके अलावा असलम घुम्मन है सियालकोट से। ये लोग क्यों नहीं शामिल हुए? इन्होंने क्यों फैसला किया कि ये कंसल्टेशन से हुआ था? इसमें लीगल इनपुट थी और 3 हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थी। PTI को तो इन्होंने नहीं शामिल करने दिया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इंडिपेंडेंट था। तो लीगल कंसल्टेशन के बाद जो कुछ भी हुआ था उसके उनके हमारे जो वकला हैं उनके कहने के ऊपर ये किया गया था। और अब भी जो हो रहा है वो वकला के कहने के ऊपर किया जा रहा है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी डिक्लेरेशन नहीं दिया था उस वक्त, ये आज़ादी हैसियत में लड़े थे? नहीं, सारे नहीं थे, उसमें से SIC में चले गए हुए थे बहुत सारे लोग। कुछ आज़ाद। कौन से 8 लोग? ये 8 लोग। ये वही जो स्टेटस था उनका वही बरकरार है। सिर्फ फैसल साहब जो हैं वो फॉर्मली, वो भी SIC में थे, वो वही रहे। लेकिन इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि ये तो आज़ाद थे ही नहीं, ये तो PTI के पार्टी के लोग थे, बैक बाय PTI थे। तो ऐसी सूरत में तो फिर ये आज़ाद रह ही नहीं सकेंगे, फिर तो इनको जाना पड़ेगा। नहीं, आज़ाद हैसियत तो आप हर वक्त मेंटेन कर सकते हैं जी, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन है कि आप किसी पार्टी में जाएं या ना जाएं, ये आपको ऑप्शन देता है। अगर आप जीत के एक पार्टी से आए हैं, फिर ये तो उस पार्टी से नहीं जीत के आए ना, क्योंकि उस वक्त जब ये इन्होंने इलेक्शन में लिया था, उस वक्त PTI जो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेटस है इनका, और ये इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि इन्होंने क्या करना है। ये वकला ज्यादा बेहतर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साहब, आप ये बताइए कि अगर ये फैसला, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं होता किसी भी सूरत में, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करता है कि हम खुद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, या तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत ने तो ज़ाहिर है इसको चैलेंज कर ही दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी चली जाती है चैलेंज करने के लिए, इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर क्या होगा? PTI कैसे? पहले तो ये देखना होगा कि इम्प्लीमेंट नहीं होता और इम्प्लीमेंट ना होने की क्या वजूहात हैं, उसकी अपनी इम्प्लीकेशन है, जो कि मेरा ख्याल है इस वक्त जो ये बैठे हुए हैं हुकूमत में वो समझ नहीं पाते। ये रियासत के मुस्तकबिल का मसला है, ये चंद लोगों के मुस्तकबिल का मसला नहीं है। सो नंबर 1, जो भी ये फैसला करें, जो भी कदम उठाएं, मेरा ख्याल इनको बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। और ये जो इनके गिर्द जो वकला का एक टोला है, उससे बियॉन्ड जाके ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव लीगल इनपुट लेके फिर ये फैसला करें, नंबर 1। अब उसके ऊपर अगर ये नहीं करते, हाइपोथेटिकली जो आपने सवाल रेस किया है, उसके बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और सबसे ज़्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एनर्की में हम इस वक्त खान साहब की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो एट एन ऑल टाइम हाई हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं?
सो इसके बहुत सारे डिफरेंट उन किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अक्ल के नाखून लेने चाहिए और इस किस्म के डिनाइल से, इस किस्म का काम करने से एतराज़ करना चाहिए। यही मुल्क के लिए पिछले साल मार्च अप्रैल मई में पीडीएम की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस का केस चल रहा था, चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल साहब थे, बार बार फैसला आ रहा था, 2 मरतबा तारीखें आई कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं, लेकिन हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। हुकूमत ने कहा कि जी पैसे नहीं है, सिक्योरिटी हालात भी नहीं है, इलेक्शन तो नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया, इवन इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब जमा कराया जी इलेक्शन नहीं हो सकते, और फिर वो नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज कुछ भी नहीं निकले, यानी कि हुकूमत को उसके का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आपके ख्याल में एक उनके पास एक एग्जाम्पल तो मौजूद है कि अगर इंप्लीमेंट ना करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो कुछ भी नहीं होता? इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को आप उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के साथ कंपेयर ना कीजिए, इस वक्त के हालात को आप उस वक्त के हालात के साथ कंपेयर ना कीजिए। नंबर 2 बात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना अब भी एक्सरसाइज होंगे किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में, कभी ना कभी वो बाहर आएंगे। 2 सालों में आपकी वर्चुअली तमाम हुकूमतें जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हो चुकी हुई थी, राइट। और ये तमाम जो स्टेप्स लिए गए हैं, मुख्तलिफ जो फैसले किए गए हैं, वो उन्हीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हुकूमतों ने लिए हैं। कंसिक्वेंटली एट सम पॉइंट इन टाइम ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वापस जुडिशरी में जा सकती हैं, अदलिया में जा सकती हैं, और अदलिया से कहा जा सकता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली इन इक़दामात का कोई फैसला दें जिसके डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप अंदाज़ा कीजिए, जस्ट थिंक कि वो कहते हैं जी कि ये तमाम इक़दामात जो थे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इलीगल थे, तो उसके बाद क्या बनेगा उन इक़दामात का? क्या लोग आर्टिकल 6 में पकड़े नहीं जाएंगे? तो आप ये कहना आपका कि ये वो छूट गए, सारा कुछ हो गया, अभी तो वक्त चल रहा है ना, अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम, अभी तो हालात चेंज हो रहे हैं। जब कहीं रुकेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस। आर्टिकल 6 तो आपके 3 लोगों पे लग रहा है। कौन से 3 लोगों के ऊपर? आरिफ अलवी साहब पे, लगाए। मैंने तो पहले भी बयान भी दिया है, सारा कुछ लगाए, लगता है तो लगाए, करके देख लें। आपके ख्याल में ये मुमकिन होगा? अगर उनके कोई लोग कहते हैं या उनको इस किस्म की कोई राय मिली है तो वो लगाएं। कल तो मैंने सुन रहा था जो इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट आई है, मुझे तो वो नज़र ये आ रहा था कि वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपना उन्होंने बल्कि उस इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने नाम लेके उसका कहा कि भाई ठीक है उसने तो कह दिया, लेकिन अभी तो हमने कंसल्ट करना है, हमने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तो दब चुका है, ऑलरेडी बैरी हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों बैकआउट करना पड़ा? ऑब्वियसली इसमें फ्यूचर उनको अपनी पार्टी से उनको अपोजिशन थी। खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा है? पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा कि फिर बताइए ना सर, आप पीपल्स पार्टी का रुख क्या, JUI ने क्या कहा है, जमात इस्लामी ने क्या कहा है, ANP ने क्या कहा है, MQMP ने क्या कहा है? उनके अपने जो उनके अपने जो पार्टनर्स हैं वो लोग भी इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए हो क्यों ये रहा है असद साहब, देखिए लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हो क्या रहा है, मूवमेंट तो आनी थी और अब मूवमेंट जो अपने एपेक्स के ऊपर है, ये जो प्रेशर फील कर रहे हैं, कहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर वंस आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। इनको समझ नहीं आ रही एडहॉक जजेस का इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है। एडहॉक जजेस की क्या जरूरत है इस वक्त? 60,000 के करीब पेंडेंसी। तो यही है ना सर, जरूरत ये है ना सर, 60,000 केसेस नहीं, वो नहीं है। जो असल है वो ये है कि जी 4 जजेस उसमें बैठा के 9-8-5 की जो मेजॉरिटी है उसको ये 9-8 की माइनॉरिटी में बदलना चाहते हैं, उन 4 के लेके। उनमें से भी 2 ने रिक्यूज कर लिए, वहाँ भी इनको चपेटे पड़ गई हैं। किस केस में ये ऐसा फैसला करना? क्योंकि इस केस के रिव्यू में जो फैसला आया है, रिव्यू में तो वही बेंच बैठे तय हो जाए कि ये एडहॉक जजेस को पॉलिटिकल केसेस में नहीं बिठाया जाएगा, और ये जो इस वक्त जो केसेस खास तौर पर सियासी नोयत के तहरीक इंसाफ से मुतालिक केसेस हैं, तो फिर आपको कोई एतराज़ होगा? ये हम तो अभी भी गए हैं ना, अदालत में गए हुए थे ना जी, हमें एतराज़ होता तो हम अदालत में नहीं। एडहॉक जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपको एडहॉक जजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से हमारी मूवमेंट लॉन्च हो रही है उनके खिलाफ, लाहौर से लॉन्च हो रही है। हामिद खान साहब उसको लीड करेंगे। हमें फील कि इस वक्त कोई कराची बार ने और पेशावर बार ने भी इस पे पोस्ट किया, सब ने, हर कोई, जिससे बिल्कुल वैसे जैसे कि इन्होंने ये शोशा छोड़ा था PTI को बैन करने का, बिल्कुल वैसे ही ये भी बैकफायर कर गया शुरू होने से पहले। तो साहब ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला इस वक्त पोलिटिकल स्टेबलाइजेशन है और कंसिक्वेंट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। पोलिटिकल स्टेबलाइजेशन का एक ही तरीका है, या मैंडेट अटेंड करें या इलेक्शंस करवाएं, जो भी करवा लें। दैट इज पाकिस्तान बिगेस्ट। आपने राना सनाउल्लाह साहब को सुना जिन्होंने कहा कि माइट इज राइट, बट जो हमसे हो सकता है हम कर लेंगे, जो आपसे हो सकता है आप कर लें।
माइट इज़ नॉट राइट, माइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। राना सना साहब तो इस वक्त अपनी जान बचाने की फ़िक्र में है ना, अपनी हुकूमत की जान बचाने की फ़िक्र में है। और भी बड़े लोग हैं, यही राना सना जो है खान साहब को परमानेंटली अंदर रखने का बयान दे चुके हुए हैं। वो जो नारोवाल के जाली अरस्तू हैं वो भी ऐसी गुफ्तगू कर चुके हुए हैं, और वो सारे कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं, जो बातें वो कर रहे हैं अमली तौर पर भी तो कर रहे हैं, इमरान खान को रिलीज नहीं होने दिया? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे खान साहब, बाहर आ जाएंगे, अनकरीब आ जाएंगे। अब देखेंगे क्या हालात कैसे चेंज होंगे। ये नहीं होता, कभी स्टैग्नेशन नहीं आता, मुंजमद नहीं होते हैं हालात। और ओपिनियंस जो हैं इस वक्त चेंज हो रहे हैं। आपने उसकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन सुप्रीम कोर्ट में देखी है। क्या आज से 6 महीने पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, या मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि इस किस्म का फैसला आएगा? आया है। वो लोग जो कि नहीं सपोर्ट करते थे उन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज आइन और कानून जो है उसकी असेंडेंसी जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। उसमें तो राना साहब और PMLN के बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि वो आपको मिला है इस फैसले में जो आपने मांगा ही नहीं था। तहरीक इंसाफ तो ये मांगी नहीं रही थी कि हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्लियामेंट के अंदर जो है वो नुमाइंदगी दें। हम अपनी सीटें मांग रहे थे ना, सीटें मिल जाती, हमें SIC में मिलती, PTI में मिलती, हमारे लिए तो सीटें थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया PTI को? नहीं, बिल्कुल नहीं फेवर किया। आई थिंक स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो जो फैसला था जो डिस्कस हुआ ना, चूंकि इलेक्शन कमीशन भी इसमें एक फरीक था, तो उन्होंने उसको जब रेस किया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एजुडिकेशन किया कि जी वो फैसला ही गलत था, और ये इसलिए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम हो जाता था कि वो अपने आप की अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे कि क्या उन्होंने जो जजमेंट दी थी उसकी जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की और PTI को उन्होंने एक जमात डिक्लेयर करने से माजूरी का इजहार कर दिया, क्या वो सही थी? उन्होंने उसके ऊपर जजमेंट दी कि वो गलत फैसला था। कंसिक्वेंटली ऑटोमेटिकली PTI जो है एज अ पोलिटिकल पार्टी इमर्ज कर जाती है। तो उसके बाद तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता था ना सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जी वो जो सीटें हैं वो हमें ऑप्शन दे। उन्होंने हमें ऑप्शन दिए कि जी ये है, आप SIC के साथ ठहरिए, या आपके पास मौका है कि आप PTI को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज PTI के बारे में जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया था वो गलत था। आपके ख्याल में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? 15 दिन क्यों दिए गए? क्योंकि एक एतराज हुकूमत का ये कि 3 दिन दिए जाते हैं किसी आज़ाद उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन 15 दिन दे दिए गए। ये आज़ाद उम्मीदवार तो थे नहीं, टेक्निकली तो ये PTI के मेंबरान थे ना जी। अब वो कहाँ थे, कैसे थे? और ये सब कुछ हो रहा है ना इस मुल्क में, और ये ख़त्म होने को है, ये ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। सो आई थिंक इन तमाम फैक्टर्स को सामने रख के उन्होंने ये एक टाइम दिया है। 15 दिन को 10 दिन कर देते, 20 दिन कर देते। आई डोंट थिंक इट इज़, आई थिंक दैट इतना कोई अहम चीज़ है ये, मेरे नज़दीक तो कम से कम अहम नहीं है। साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है, जो खदशा उनको महसूस होता है, वो कहते हैं कि जी आप ये चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार करें और उसके बाद फिर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पर आप अटैक करें। तो आप इसका अक्टूबर नवंबर के साथ क्या ताल्लुक है, और आप क्या वाकई अटैक करना चाहते हैं? 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में हमारी पिटिशन जो है 27 फरवरी को मूव हो चुकी हुई है। नहीं, वो तो हम तो ऑलरेडी साहब ने याद नहीं कराया ना। वो तो उन्होंने कहा था कि हामिद साहब आप आते हैं हमारे पास अदालत में, याद तो करा देते। हम तो लिखते रहते हैं उनको, हम बारहा हमने याद दहानी कराई है उनको, यकीन जानिए, लेकिन वो नहीं फिक्स हो रही। ये एक नाइंसाफी है। इसके अलावा हमारी 9 मई की पिटिशन भी उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी नहीं वो फिक्स कर रहे। इसकी भी तो कोई वजूहत होंगी ना, कहाँ से प्रेशर है, क्यों नहीं कर रहे वो? तो हम इंतज़ार नहीं कर रहे, हमारा केस ऑलरेडी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। जब भी जो भी चीफ जस्टिस होगा वो मुनासिब समझेगा उसको फिक्स करेगा, और उसके बाद जो होगा वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा।